हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ऐसी 28 कॉमन मिस्टेक्स को कंपाइल किया है जिसकी वजह से आपका टीडीएस रिफंड देरी से आता है या फिर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाता है या इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ जाता है। इनफैक्ट इन गलतियों को करने से आपके ऊपर स्क्रूटनी के ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ सी श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आइडिया फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं या कंसल्टेंसी के लिए पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो जो सबसे पहला नंबर आता है, जनरली लोग करते हैं, वो है गलत आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना, सिलेक्शन करना। अगर आप रेसिडेंट हैं और आप इंडिविजुअल हैं या फिर एचयूएफ हैं तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं 4 तरह के फॉर्म्स: आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। इन चारों में से आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चूज करना होता है कौन सा आपके केस में एप्लीकेबल होगा। दूसरा आता है इनकरेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है, आप रेसिडेंट हैं या एनआरआई हैं, ये आपको बहुत ध्यान से अपने फॉर्म में फिलअप करना है। नेक्स्ट आता है नॉट रिपोर्टिंग ऑल द इनकम्स। किसी इनकम को आपने हाइड कर दिया। अपने एआईएस को आप जरूर चेक कर लीजिए कि वहां पर कौन कौन सी इनकम्स रिपोर्ट हो रही हैं। फिर आता है इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स। आपने पैन नंबर रॉन्ग दे दिया या फिर आपने एड्रेस अपने आईटीआर में गलत दिया हुआ है या फिर आपने बैंक अकाउंट सारे डिक्लेयर नहीं किए हैं। देन है रॉन्ग असेसमेंट ईयर का सिलेक्शन करना। अगर हमें एडवांस टैक्स पे करना है या हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है तो हम रॉन्ग असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करके पेमेंट कर देते हैं, तो वो आपके रॉन्ग हेड में चला जाता है। देन है फेलियर टू रिकंसाइल योर फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस। आपने जो भी अपने आईटीआर फाइल की है उसको आपने अपने 26 एएस के साथ मैच नहीं किया है या फिर आपने अपने एआईएस और टीआईएस के साथ उसे मैच नहीं किया है। देन है नॉट वेरीफाइंग द आईटीआर। आपने अपने आईटीआर को अपलोड तो कर दिया लेकिन आप उसे ई वेरीफाई करना भूल गए, आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी। 30 डेज का टाइम होता है आपके पास। अपलोडिंग के बाद 30 दिन के अंदर आपको उसको ई वेरीफाई कर लेना ज़रूरी है। देन है मिसमैच ऑफ जीएसटी एंड इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपकी जीएसटी के रिटर्न्स में और इनकम टैक्स के रिटर्न्स में डिफरेंस है तो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है। अगर दोनों टर्नओवर्स में मिसमैच है, जीएसटी में कुछ दिख रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ दिख रहा है, तो इनकम टैक्स से आपके पास नोटिस आ जाता है। देन नॉट वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट्स। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट्स को प्री वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो इनकम टैक्स रिफंड आने में आपको दिक्कत होती है, आपका रिफंड फेल हो जाता है। 10th पॉइंट है नॉट रिपोर्टिंग लॉसेस। फिर है नॉट फाइलिंग डिस्पाइट हाई ट्रांजेक्शन्स। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं आपके, शेयर मार्केट में आप काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, उसमें आपके काफ़ी गेन्स हैं या काफ़ी लॉसेस हो गए हैं, लेकिन आप उनको अपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देन है मिसिंग एग्जेम्प्ट इनकम डिस्क्लोजर। एग्जेम्प्ट इनकम्स जितनी भी होती हैं उन पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगते हैं, लेकिन इनको आईटीआर में रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है ओवर क्लेमिंग द डिडक्शंस। आपने सेक्शन 80C में, 80D में या और जो भी सेक्शंस हैं चैप्टर 6A के, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इन सारे डिडक्शंस को क्लेम किया हुआ है, लेकिन आपके पास इनका वैलिड प्रूफ नहीं है या आपने वहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट नंबर्स रिपोर्ट कर दिए हैं। फिर है चूजिंग पे नाउ अर्लियर। ये पे नाउ अर्लियर क्या होता है, तो जब हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं और उसमें टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है तो एंड में हमें ऑप्शन मिलता है पे नाउ और पे लेटर का। पे लेटर का मतलब ये नहीं है कि आपको बाद में पेमेंट करना है। पे लेटर का ऑप्शन इसलिए दिया होता है कि आप पहले प्रीव्यू देख लीजिए, प्रीव्यू देखने के बाद आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पे लेटर का मतलब समझते हैं कि जब हमारी मर्जी आएगी तब हम पेमेंट कर देंगे। आपको हमेशा पे नाउ पर क्लिक करके अपने टैक्सेस का पेमेंट करना है, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर को अपलोड करना है। फिर है यूजिंग अनट्रेन्ड एजेंट्स। कभी कभी हम सस्ते के चक्कर में आकर अनट्रेन्ड लोगों से अपना आईटीआर फाइल करवा लेते हैं, जिससे कि बाद में हमें नोटिस का सामना करना पड़ता है। नॉट रिपोर्टिंग मल्टीपल एम्प्लॉयर्स। एक से ज़्यादा जगह से आपको सैलरी मिल रही है या आपकी सैलरी इनकम भी है, साथ में बिजनेस इनकम भी है, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हैं, आपके एआईएस में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किए हैं। फिर है इग्नोरिंग योर फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस। आपका डेटा मिसमैच कर रहा है, आपने 26 एएस को इग्नोर कर दिया, भाई हमारा फॉर्म 16 ये बोल रहा है, तो हम यही एंट्री अपने आईटीआर में दिखाएंगे, 26 एएस से हमें कोई मतलब नहीं है।
लेकिन 26A आपका फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो आपका एम्प्लॉयर अपलोड करता है। अगर आप इस तरह का मिसमैच करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी। नॉट प्रोवाइडिंग ऑल बैंक अकाउंट्स, आपने सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं की हुई है। इनकरेक्ट क्लबिंग ऑफ इनकम, आपकी स्पाउस की कोई इनकम है या आपके माइनर चाइल्ड की कोई इनकम है जिसमें कि आपने पैसा लगाया हुआ है, तो वो आपके हैंड में क्लब होगी। इस पर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फिर है नॉट रिपोर्टिंग फ्रीलांस इनकम, प्रोफेशनल्स अपनी फ्रीलांस अर्निंग को रिपोर्ट नहीं करते हैं, हाइड कर जाते हैं, तभी आपके पास नोटिस आ सकता है। फिर है इनकरेक्ट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके जितने एआईएस में रिपोर्ट हो रहे हैं उतने आपने आईटीआर में नहीं दिखाए हैं। फिर आता है इन क्लेमिंग इन एलिजिबल एचआरए और डिडक्शंस, एचआरए के लिए बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे जाते हैं। एचआरए में आपने 3 लाख 4 लाख रुपए क्लेम किए हुए हैं, गलत रेंट रिसीट्स लगाई हुई हैं, फेक रेंट अग्रीमेंट लगाया हुआ है और आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगा दी जाती हैं। देन है नॉट चेकिंग एक्टिव अकाउंट्स फॉर रिफंड, आपने अपना रिफंड तो क्लेम कर लिया बैंक अकाउंट में, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, मतलब बंद हो चुका है या इसमें कोई दिक्कत आ गई है, आईएफएससी कोड वगैरह चेंज हो गया है। देन है नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखा दिए हैं, अपने लोन आपने दिखा दिया अपने आईटीआर में, लेकिन आपने उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, तो भी आपको दिक्कत आ जाती है। इन केस आपके पास कोई भी नोटिस आता है इनकम टैक्स से, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करने में। देन है नॉट पेइंग एडवांस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स भरना किन के लिए ज़रूरी होता है, जिनका भी टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है उनके लिए एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। एडवांस टैक्स हम ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स में ये पे किया जाता है। और अगर आप अपने टैक्सेस को इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं करते हैं, तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्जेस इसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट लिंकिंग योर पैन एंड आधार, पैन और आधार को ज़रूर लिंक कर लीजिए, इसके बिना आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है। फिर है नॉट शोइंग डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, अब आप 2 प्रॉपर्टीज़ को एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी भी अगर आपकी है तो उसे डीम्ड लेट आउट दिखाना ज़रूरी होता है। फिर है इग्नोरिंग नोटिसेस एंड कम्युनिकेशंस, आपके पास बार बार नोटिसेस आ रहे हैं, आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो गया है या आपके पास आउटस्टैंडिंग डिमांड के नोटिसेस आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, इवन यहाँ तक कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसलिए नोटिसेस का आप रिप्लाई ज़रूर करें जब भी कोई नोटिस रेस होता है। फिर बात करते हैं हम प्रिवेंटिव टिप्स की कि आपको करना क्या है कि कोई भी नोटिस आपको ना आए। तो सबसे पहले तो आईटीआर फाइल आप किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से ही करवाएं, इधर उधर सस्ते के चक्कर में ना पड़े। अपनी आईटीआर को सबमिट करने से पहले उसकी एंट्रीज को पूरी तरह से चेक ज़रूर करें। फिर है रिकंसलेशन के लिए आप 26AS और एआईएस को ज़रूर डाउनलोड करें। ई वेरिफिकेशन आप टाइमली करें। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर वेरिफिकेशन, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फाइल के अंदर रखें। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू डिपार्टमेंट नोटिस, कोई भी नोटिस आता है उसका रिप्लाई ज़रूर करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें या खुद रिप्लाई कर लें। तो ये था पूरा वीडियो, 28 मिस्टेक्स हमने डिस्कस की हैं। तो हम आज यहीं पर अपना वीडियो एंड करते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।